हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू इनकम टैक्स के क्लास में। आज अपनी बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही नायाब टॉपिक देखने वाले हैं। जीएसटी हमारा देखा हुआ है। जीएसटी में अपने जानते हैं कि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज में, इनकम टैक्स लगता है इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स लगता है आदमियों, दैट इज हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के इनकम के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। आप लोग का तो एक आधा चैप्टर की तरह आ रहा है। अगर यदि आप लोग सीए लेते हो, सीए का जो सेकंड लेवल है ना, सीए इंटरमीडिएट, उसमें बहुत बढ़िया टैक्सेशन का पार्ट है, बहुत बढ़िया। बहुत डिटेल्स में वहां जानोगे टैक्सेशन होता क्या है, इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स क्या हो गया वैसे? टैक्स लेवाइड ऑन हाउसहोल्ड्स, मतलब हाउसहोल्ड से बेटर है यहाँ पे लिख लो। हाउसहोल्ड्स तो बहुत ही इकोनॉमिक टर्म हो गया, लिख लो इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इनकम टैक्स किस पे लगता है? डायरेक्ट इंडिविजुअल पे लगता है, कंपनीज पे लगता है। लाइक पकड़ लो, अगर मैं साल का 6 लाख रुपया कमा रहा हूं तो उस 6 लाख के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 6 लाख में कुछ डिडक्शंस भी होगा, डिडक्शंस के बाद जो वैल्यू बचेगा दैट इज कॉल्ड माय टैक्सेबल इनकम। ठीक है, उस पे क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है। ठीक है, आ जाओ। टैक्स लेवाइड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इनकम टैक्स कौन हम लोग से लेता है? गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने होते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा जीएसटी में आप लोग देख चुके हो, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी का आधा पार्ट लेता है और आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। इनकम टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बिफोर वी गेट इनटू द जार्गन्स ऑफ इनकम टैक्स, मैं एक बहुत ही क्लियर कट आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं कि अपने करने क्या वाले हैं। बहुत ही क्लियर कट, बहुत बेसिक चीज से मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या है, अपने इस चैप्टर में ओनली सैलरी इनकम का बात करेंगे। ओनली सैलरी इनकम का बात करेंगे। सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में टैक्सेशन चैप्टर में 5 हेड्स होता है इनकम का। आदमी क्या है, 5 चीजों से पैसा कमा सकता है। ठीक है, या तो वो सैलरी से पैसा कमा सकता है, या कोई हाउस प्रॉपर्टी को रेंट में चढ़ा के पैसा कमा सकता है, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या तो वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमा सकता है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये थर्ड चीज हो गया। चौथा चीज होता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या हो गया, पकड़ लो आपने कोई शेयर खरीदा 1000 रुपए में, अब आपने उसको बेचा 1300 रुपए में। 1000 में आपने खरीदा, 1300 में आपने बेचा, प्रॉफिट कितना का हुआ? 300। 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये 300 जो आपका प्रॉफिट हुआ, ये आपका इनकम है, इसमें भी टैक्स लगता है, इसको बोलते कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो 4 हेड्स हो गया कमाने का। और बाकी जो तरीका ये सब है, लॉटरी के थ्रू पैसा अपने कमाए, जो भी जो अदर चीजें हैं वो अदर इनकम में आता है। तो ऐसे करके 5 अपना इनकम टैक्स का क्या बोलते हैं, हेड्स होता है। उसमें से इस चैप्टर में क्लास 11 में अपने सिर्फ सैलरी का पार्ट पढ़ेंगे, सिर्फ सैलरी का। ठीक है, कि सैलरी से जो कमाई हो रहा है उसमें से कैसे क्या टैक्स निकलता है, सिर्फ उसका ही बात करना है अपने को, और बहुत ही बेसिक लेवल का बात होगा। ठीक है, ढंग से फॉलो करना। सबसे पहले क्या है बच्चों, अपने निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले अपने निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये कि पकड़ लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका 8 लाख रुपया आया लास्ट ईयर, 8 लाख रुपया आपका कमाई हुआ लास्ट ईयर। तो वो 8 लाख रुपया जो आपने सैलरी के हिसाब से कमाया है, ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग लेस करोगे एग्जेम्पशंस,
आप लोग लेस करोगे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस। सब मैं बताऊंगा, मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं प्यारा सा, ठीक है। सो जो आप कमा चुके हो ग्रॉस टोटल इनकम है, उस पे टैक्स नहीं लगता है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ कुछ एग्जेम्पशंस माइनस होता है, कुछ डिडक्शंस माइनस होता है, क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद जो वैल्यू मिलता है ना, उसको बोलते हैं अपने टैक्सेबल इनकम, उसको बोलते हैं अपने टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर जाके लगता है इनकम टैक्स, उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो याद रखो ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, इसमें से कुछ कुछ चीजें माइनस होती है, उसके बाद जो हमें टैक्सेबल इनकम मिलता है उस पे टैक्स लगेगा। ये बहुत ही छोटा सा मैं फ्लो चार्ट आपको दिया हूं, असल में जब अपने पढ़ेंगे तो देखेंगे ये और एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अभी तक ये समझना अपने को जरूरी है कि बेसिक चीज क्या होना है इसमें, ठीक है गाइस। समझ में आया ये चीज? चलो हाँ बना लो जी। फटाफट, हाँ बहुत बढ़िया, बना लो इसको फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीज अपने, कुछ कुछ टॉपिक्स अपने, डेफिनेशंस अपने देखेंगे अभी। आ जाओ, ठीक है। वैभव बाबू, इनकम टैक्स कैसे इनकम पे लगता है, कौन से इनकम पे? ये टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में, एंड नॉट ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है ओके। सबसे पहले जो आपके बुक के हिसाब से दिया हुआ है, अपने दो टाइप के ईयर्स को देखेंगे। एक है, लिख लो फाइनेंशियल ईयर, एक है फाइनेंशियल ईयर जिसको FY बोलते हैं, और एक लिख लो बच्चों असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जिसको अपने AY बोलते हैं। वन इज फाइनेंशियल ईयर, द अदर इज असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है? पीरियड बिटवीन 1 April, पीरियड बिटवीन 1 April 2019 टू 31 March 2020। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इट्स नॉट अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर 1 Jan से स्टार्ट होकर 31 December को खत्म होता है, वेर एज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 April ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 March। ये सबको पता ही होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब एक चीज फॉलो करना, हम लोग अभी राइट नाउ हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर में है? हम लोग 2019 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में है, ठीक है। फॉलो करो। तो इस साल हम लोग पैसा कमा रहे हैं, इस साल हमें सैलरी मिल रहा है, ठीक है। इस 12 महीना में 1 April से 31 March तक, इस 12 महीना में सैलरी से हमारे पास इनकम होगा। अब इनकम आ चुका है, इनकम पे टैक्स का भुगतान करना है अपने को। टैक्स का जो भुगतान है, टैक्स अपने पे फाइनेंशियल ईयर में नहीं करते, उसके नेक्स्ट ईयर में करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है? द ईयर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, द ईयर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। क्या होगा ये? 2020 से 2021, ठीक है। 2020 से 2021 ये होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का मतलब क्या है ना, कि आप 31 March 2020 तक कमा चुके हो, आपके पास डेटा रेडी है कि आपने इस एक साल में कितना रुपया कमाया। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब 1 April 2020 ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। उस साल आप पुराने साल में जो कमाए हो ना पैसा, पुराने फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा कमाए हो, उसका टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे चीज लिख लो, यू अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर, you earn in a financial year, you pay income tax
ऑन असेसमेंट ईयर। ठीक है, अपने जो भी साल पैसा कमाते हैं उसका टैक्स अपने नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, उसका टैक्स अपने नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। ठीक है, लिख लो, जिसको जहां जो डाउट होता है प्लीज मेरे को पूछना। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और 12th का जो मैं सिलेबस देख रहा था, 12th का तो बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से, मतलब नेक्स्ट सेशन से। ये पहला ही बैच है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, 12th का तो बैच ही नहीं है अभी तक। नेक्स्ट ईयर का मैं देख रहा था, वहां पे भी काम आएगा ये सब। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, देखो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में जो मैं इनकम कमाऊंगा, इस दौरान मैं जो इनकम कमाऊंगा उसके टैक्स का भुगतान मैं कौन से ईयर में करूंगा? नेक्स्ट ईयर 2024-25। हाँ बिल्कुल सही। इस साल जो मैं पैसा कमाऊंगा उसको अपने फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। अब इस साल मेरा 12 महीने का डेटा रेडी है कि मैंने 12 महीने में कितना पैसा कमाया, तो अब इसका मैं टैक्स का भुगतान नेक्स्ट ईयर करूंगा। नेक्स्ट ईयर क्या है? नेक्स्ट ईयर हो गया 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो इस साल जो मैंने पैसा कमाया उसका टैक्स का पेमेंट मैं इस साल करूंगा। ठीक है, सिमिलरली जो भी पैसा मैं इस साल कमाऊंगा, जो भी पैसा मैं इस साल कमाऊंगा, ये मेरा तब फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। और फिर मैं इसके टैक्स का भुगतान नेक्स्ट ईयर करूंगा, जो मेरा उस समय असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ठीक है, अर्पिता समझ में आया? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने दो मेन इंपॉर्टेंट ईयर्स देख लिए, एक है फाइनेंशियल ईयर और एक है असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है, इस साल के हिसाब से है, फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, इस एक साल में आप जो भी अर्न करोगे इसका टैक्स आप दोगे दूसरे साल में, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना फाइनेंशियल ईयर और ये बन जाएगा अपना असेसमेंट ईयर। जिसको जो भी दिक्कत हो मेरे को प्लीज पूछ लो। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों लिख लो ग्रॉस इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम इज टोटल इनकम salary earned in a financial year। आ जाओ, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम दैट इज सैलरी का ही बात करेंगे इस क्लास में अपने, अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्शंस एंड डिडक्शंस, सॉरी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। नेक्स्ट लिख लो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्या है? ये है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्या है? दीज आर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स which are used to save taxes, which are used to save taxes। ठीक है, ओके चलो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप लोग, बिकॉज अपने जो सम्स करेंगे ना आज, सम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगा कि बंदे का ग्रॉस टोटल इनकम इतना है, 9 लाख रुपया ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। आपको एग्जेम्पशंस वहां, डिडक्शंस वहां दिया हुआ रहेगा, आपको सही तरीके से माइनस करना है और फिर आपको टैक्सेबल इनकम में आना है, फिर टैक्स जोड़ना है उसमें, ठीक है। आ जाओ, तो इस चीज को थोड़ा ढंग से फॉलो करना, जो भी मैं भी बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज क्या है एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस में? हाउस रेंट अलायंस, HRA। सबसे पहला चीज क्या है? हाउस रेंट अलायंस, HRA। लिख लो इसमें, इफ एन एम्प्लॉई is in rented house, if an employee is in rented house, his rent will be subtracted. If an employee is in rented house, his rent will be subtracted. ठीक है, तो ये फर्स्ट किस्म का अपना एग्जेम्पशन डिडक्शन हो गया, ठीक है। लाइक पकड़ लो एक इंसान, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आगे तो मैं बताऊंगा मैथमेटिकली। पकड़ लो एक इंसान 6 लाख रुपया कमा रहा है, इंसान 6 लाख रुपया कमा रहा है, और पकड़ लो हर महीना वो 10,000 रेंट पे कर रहा है। कोई बता दो HRA क्या होगा? 1,20,000। 1,20,000 हो जाएगा। हर महीना वो 10,000 रुपीज रेंट पे कर रहा है, तो 1,20,000 फिर एक महीने, एक साल का हो गया, तो HRA क्या होगा बच्चों? 1,20,000। ये माइनस कर दोगे, तब जाके कितना बचेगा? 4,80,000। अगर और कोई डिडक्शंस और कोई एग्जेम्पशंस नहीं है तो बता दो किसके ऊपर टैक्स लगेगा उसका? 480। 4,80,000 में, क्योंकि HRA तो डिडक्ट हो गया, ठीक है, रेंट जो वो देता है उसको हटा दिए, तो 6 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, 4,80,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके, तो नाउ यू गेट द आइडिया कि एग्जेम्पशंस डिडक्शंस कैसे वर्क करेगा। एग्जेम्पशन डिडक्शन का काम क्या है? आदमी का टैक्सेबल इनकम को कम से कम करना। जितना कम से कम टैक्सेबल इनकम होगा उतना कम टैक्स पे करेगा वो, ठीक है। कहां 6 लाख पे कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता, कहां 4,80,000 में थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा डिडक्शंस है, सब देखेंगे अपने, अभी सब तो नहीं देखेंगे, ऐसा 100-150 डिडक्शंस है। यही तो काम है सीए वालों का, आप कैसे अभी पढ़ लोगे ये सब चीज? नेक्स्ट आ जाओ स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेक्स्ट आ जाओ स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? इट इज सीधे 50,000 इफ यू अर्न सैलरी, सीधे, ठीक है। और हम लोग सैलरी वाले इनकम का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस से क्या इनकम हो रहा है, शेयर्स बेच के, प्रॉपर्टी बेच के क्या इनकम मिल रहा है, उसका बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने सिर्फ सैलरी का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी का इनकम ही दिया रहेगा, तो एवरी टाइम 50,000 आप लोग और माइनस कर दोगे। दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 कम हमेशा होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट अपने कुछ सेक्शंस देखते हैं, नेक्स्ट अपने कुछ सेक्शंस देखते हैं, आ जाओ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्टार्ट हुआ था, तभी से इनकम टैक्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, और हर साल 1 फेब को, जैसा मैं इको में बहुत बार बताता भी हूं, 1 फेब को बजट आता है, ठीक है। बजट में इनकम टैक्स एक्ट का, मतलब इनकम टैक्स एक्ट का जो इनकम टैक्स रेट्स है वो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो उसका वो नॉलेज में रखना होता है, बहुत जरूरी है अपने को। खैर आप लोग को तो उतना समझ नहीं है ये सब चीज का, छोड़ो, आप लोग 11 में ही हो।
मैं स्पेशली बीकॉम वालों को बोलता हूँ ये सब चीज, ठीक है, इग्नोर करो उस चीज को, अभी इतना से समझ लो कि वही बहुत बड़ा बात है यार, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब से इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है और ढंग से फॉलो करो सब लोग। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 1 से 289 सेक्शंस है, सोचो 289 सेक्शंस है। उसका जो 80C सेक्शन है ना, वो क्या बताता है अपने को, फॉलो करो, ये अपने को छूट देता है अप टू 1.5 लाख रुपया। 80C अपने को छूट देता है अप टू 1.5 लाख रुपया, प्रोवाइडेड जो मैं अभी लिखाऊंगा उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो। सबसे पहला है, लिख लो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देन है ELSS, अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट आ गया आपका EPF, मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। सब ढंग से लिखते जाओ, ये सब याद करना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में दे देगा कि ना बंदे ने EPF में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो अपने को याद होना चाहिए कि अच्छा EPF तो अपने सेक्शन 80C में पढ़े थे, सब लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आता है GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है PPF, इसमें मेरा भी अकाउंट है। PPF हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैं अपना टैक्स बच्चों डिडक्ट कर पाता हूं बिकॉज मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उस पे जो मैं प्रीमियम करता हूं वो मैं माइनस करवा देता हूं। मैं म्यूचुअल फंड ELSS नाम के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो वो भी डिडक्ट हो जाता है मेरा। PPF में इन्वेस्ट करता हूं वो भी डिडक्ट हो जाता है। एक होता है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें भी पैसा मैं जमा करता हूं हर महीना, इससे ये भी क्या है, मेरा डिडक्ट होते जाता है इनकम से, ताकि मेरा जो टैक्स आउटगो है, टैक्स में जो पैसा मेरा वेस्ट हो रहा है वो बच जाए। चलो नेक्स्ट लिख लो, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन, ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक ही माँ बाप अगर 5-6 बच्चा पैदा कर ले कोई चिंता नहीं है वो 2 बच्चों का जो ट्यूशन फी पे करते हैं वो भी डिडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको अपने बोलते हैं NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये बच्चों एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट होता है जो अपने पोस्ट ऑफिस से लेते हैं। पकड़ लो, अगर आपके पास जो भी आप लोग को पॉकेट मनी या जो भी मिलता है, आपने पकड़ लो 1000 रुपए जमा कर लिया, 1000 रुपए जमा कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। अब 1000 रुपए आप लेके जाओगे पोस्ट ऑफिस, वहां बोल देना मेरे को 1000 रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट चाहिए। बोल देना 1 साल 2 साल 5 साल जितना तक का भी मन है आपको, उतने साल तक का आपको NSC चाहिए। तो आपसे 1000 रुपए ले लेंगे, वो आपके नाम पे आपको एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे देंगे। समझ में आया? और आपको फिर हर साल उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। तो जब आपको 5 साल बाद पैसा रिटर्न मिलेगा तो वो 1000 रुपए से ज्यादा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑन होम लोन, प्रिंसिपल ऑन होम लोन। समझ में आया? आज आदमी घर खरीदने के लिए लोन लेता है, आदमी घर खरीदने के लिए लोन लेता है, उसके लिए माने हर महीना ईएमआई चुकाएगा ना, हर महीना ईएमआई चुकाएगा। तो ईएमआई में जो प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट छुपा हुआ है ना, ईएमआई में जो प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट छुपा हुआ है उस वो यहां पे आप डिडक्ट कर सकते हो। मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो उसका, जब अपने सम देखेंगे ना सब पता चलेगा। आई नो बहुत कुछ यहां लिखा हुआ है, एक बार में सारा चीज ग्रास्प करना नामुमकिन है, मैं बोलता हूं ना ये चीज, बस अभी लिखते जाओ ये सब चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, यहां तक सब लोग लिख लिए हैं? हाँ भैया। हाँ सर। ठीक है, तो ये 80C हमारा खत्म हो गया। 80C में बंदा 1.5 लाख रुपए तक का छूट ले सकता है। पकड़ लो, उसने क्या किया, उसने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया ईएलएसएस में, 2 लाख रुपया ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया, टोटल 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया है इन इंस्ट्रूमेंट्स में। पर उसको छूट कितने तक का मिलेगा? बस 1.5 लाख। 1.5 लाख तक का मिलेगा। अगर पकड़ लो वो सिर्फ 1,20,000 जमा करता है पीपीएफ में सिर्फ, और कहीं कुछ नहीं, छूट कितने का मिलेगा? 1,20,000। 1,20,000 का, तब तो 1.5 लाख छुआ नहीं है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 1.5 लाख है, वो 5 लाख भी जमा कर ले 1.5 लाख तक का ही छूट मिलेगा। ठीक है, तो और बढ़िया है ना। मान के चलो इसने 1.5 लाख रुपया इन चीजों को मिला के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो और 1.5 लाख उसका कम हो जाएगा। सोचो, ये 80C का कमाल है। आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ में आ जाओ बच्चों, अब 80D देखेंगे। 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। 80C में देख रहे हो बच्चों, 80C में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है। 80D में बात करेंगे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का। लिख लो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, अंडर सेक्शन 80D, यहां पे वो अप टू ₹25,000 तक और छूट पा सकता है, अप टू ₹25,000। यहां पे सिर्फ एक ही चीज है, क्या? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां पे एक ही चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां पे एक ही चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है ना? आ जाओ, लिखते जाओ फटाफट, लिखते जाओ फटाफट। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिख लो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। oops, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। यहां कोई ऐसा फिक्स चीज नहीं है कि अप टू व्हाट लिमिट, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पे। ये 80E, ई का समझ लेना, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। बंदे ने अपने बच्चों के लिए, बच्चों की हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लिया, एजुकेशन लोन लिया, पकड़ लो 10 लाख का एजुकेशन लोन ले लिया। ढंग से चीज फॉलो करो, ढंग से चीज फॉलो करो। 80E के हिसाब से, 80E के हिसाब से इंटरेस्ट पार्ट ही माइनस होगा, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पार्ट ही माइनस होगा बच्चों। यहां क्या था, यहां होम लोन का प्रिंसिपल पार्ट अपने डिडक्ट करवा रहे थे,
यहां एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पार्ट डिडक्ट होगा। फॉलो करना, मैं एग्जांपल देता हूं। पकड़ लो बंदे ने 10 लाख रुपया एजुकेशन लोन ले लिया, कोई बात नहीं, 10 लाख माइनस नहीं करेंगे अपने। अरे थंबा थंबा, क्या है, फॉलो करो। हर महीना पकड़ लो वो ईएमआई देता है, हर महीना पकड़ लो वो ईएमआई देता है 20,000, ईएमआई देता है 20,000, जिसमें कुछ प्रिंसिपल भी रहता है और कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से भी रहता है। पकड़ लो प्रिंसिपल के हिसाब से जो 10 लाख रुपया लिया उसका पार्ट इसमें क्या आएगा, पकड़ लो प्रिंसिपल के हिसाब से 15,000 है, और इंटरेस्ट जो बैंक वाला कमाता है, इंटरेस्ट फिर कितना हो जाएगा यहां पे 5,000, इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000। अब बताओ, अब बच्चों मेरे को बताओ, जब वो 80E के तहत डिडक्शन करने जाएगा, माइनस करेगा, तो वो किसको माइनस करेगा, इसको कि इसको? 5,000 को। 5,000। बाकी लोग? $5,000 को वो माइनस करेगा। भले बंदा हर महीना 20,000 ईएमआई पे कर रहा है, पर 20,000 माइनस नहीं होगा, उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना वो माइनस होगा। ठीक है? और मैं एक चीज बता देता हूं, जिन लोग 5,000 बोले हो बिल्कुल सही है, बट सिर्फ 5,000 ही माइनस होगा कि 5,000 इंटू 12 माइनस होगा? टोटल 60,000 ईयरली। ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। 5,000 भी बोले हो, बहुत सही है, मैं इसमें से ही पूछा था आप लोगों को। पर अपने ईयरली का बात करेंगे तो 5,000 इंटू 12 60,000 माइनस होगा। ठीक है ना? जिसको समझ नहीं आए पूछना, जिसको समझ नहीं आए पूछना। ओके, ठीक है, आते हैं, बढ़ते हैं आगे। सिक्स्थ में लिख लो डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। ये क्या है, फॉलो करना, लिख लो अप टू 50% और 100% ऑफ डोनेशन। अगर आप लोग कहीं डोनेट करते हो पैसा, 80G जो है ना, 80G बच्चों फोकस करता है, 80G फोकस करता है ऑन डोनेशंस टू recognized, donations to recognized charitable institutions। ठीक है, donations to recognized charitable institutions। ऑलराइट, लाइक अभी कोरोना का समय जब फैला हुआ था स्टार्टिंग में एकदम, याद है पीएम केयर्स आया था? हाँ, पीएम केयर फंड। हाँ, पीएम केयर फंड आया था। उसमें पीएम साहब सब पूरे इंडिया से डोनेशन ले रहे थे कि आप डोनेट करिए, ये चीज हेल्प करेगा कोरोना को फाइट करने में। ठीक है, तो उसमें जो लोग डोनेशन दे रहे थे, जितना डोनेशन दे रहे थे, वो 100% माइनस हो जा रहा था ग्रॉस टोटल इनकम से। पकड़ लो, मैं अगर उसमें 1,000 रुपया देता हूं तो मैं दिखा सकता था, रिसिट मिलता है, प्रॉपर रिसिट मिलता है, उसमें लिखा होता है कि आपने 1,000 रुपया दिया है, आप 80G के हिसाब से, 80G के हिसाब से आप टैक्स कम करा सकते हो 1,000 रुपए तक। तो ग्रॉस टोटल इनकम में मैं दिखा दूंगा कि मैंने 1,000 रुपए डोनेशन दिया है, तो -1,000 और हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। यहां पे चीज लिख लो बच्चों, यहां पे मैंने 2 वैल्यू दिया है, लिख लो ये क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, वी टेक 100% बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वी टेक 100% बाय डिफॉल्ट। इफ 50% is mentioned, if 50% is mentioned comma, then we take 50%। ठीक है ना? अगर 50% मेंशन्ड है
कि बंदे ने जिस भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दिया है वो 50% ही छूट दे पाएगा, तो ठीक है। अगर मैंने उसमें 1000 रुपया दिया है तो मैं 1000 रुपया डिडक्ट नहीं कर सकता, मैं 500 ही डिडक्ट कर पाऊंगा। समझ में आया? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो भैया 100% बाय डिफॉल्ट मान लेना, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये सब चीज। अपने अभी 80C देख लिए, 80D देख लिए, 80E, 80G। आ जाओ, दो छोटे छोटे और है, लिख लो डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, अंडर सेक्शन 80TTA। यहां लिख लो अप टू 10,000, यहां लिख लो अप टू 10,000। बच्चों मेरे को बताओ बच्चों कि सेविंग्स अकाउंट में अपने अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, अपने को इंटरेस्ट मिलता है, एक इंटरेस्ट मिलता है वहां से, क्या उसको अपने अपना इनकम मान सकते कि नहीं? हाँ, इनकम मान सकते हैं उसको। बाकी लोग भी जवाब देने का सोचो, गलत बोलो तो गलत बोलो, पर बोलने का ट्राई करो सब लोग, ठीक है। मैंने मेरा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा, मेरे को इंटरेस्ट मिला वहां से। अब इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो भी तो मेरा इनकम ही है कि नहीं? वो भी मेरा इनकम है। ओके, हाँ भैया। चलो ऐसे ही जवाब दो, बोलते जाओ सब लोग, तो इंटरैक्टिव सेशन बनेगा। ओके, ठीक है। अब पकड़ लो एक साल के अंदर मुझे इंटरेस्ट मिल गया, पकड़ लो 17,000 रुपया। सेविंग्स अकाउंट में मैं जो भी पैसा जमा किया, मुझे क्यूमुलेटिवली एक साल के अंदर 17,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, ठीक है, मेरा इनकम है वो। तो 17,000 तो मैं डिडक्ट नहीं करवा सकता, मैं 10,000 जो है डिडक्ट करवा दूंगा, ठीक है, 10,000 मैं डिडक्ट करवा दूंगा। चलो लिख लो इसमें अंडर सेक्शन 80TTA क्या होगा इसमें, फॉलो करो। ये किससे डील करता है? इंटरेस्ट इनकम ऑन आवर सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन आवर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। अगर मैं 8,000 रुपया कमा रहा हूं एज इंटरेस्ट, मैं 8,000 माइनस करवा सकता हूं। वो 8,000 में कुछ टैक्स नहीं देना है मेरे को, मैं 8,000 माइनस करवा दूंगा। अगर मैं 11,000 कमा रहा हूं इंटरेस्ट, तो मैं 10,000 करवा दूंगा डिडक्ट। वो जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा है ना, 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ मेरा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आया? आ जाओ लास्ट लिख लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अप टू 2 लाख, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अप टू 2 लाख। ये किसमें होगा? ये होगा इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये किसमें होगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। जैसे 80E में हम देखे थे ना, 80E में हम देखे थे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। यहां देखो कोई भी अपर लिमिट नहीं था, कोई भी यहां पे अपर लिमिट नहीं था, पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अब 80s में चल रहे थे, अचानक से 24 आ गया। यहां पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बात है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बात है अप टू 2 लाख रुपीस, अप टू 2 लाख रुपीस। कुछ पूछना है वैभव? नहीं भी। ठीक है, ओके। इसमें भी वही चीज है, सेम ही चीज है, पूरा सेम चीज है। लाइक पकड़ लो मैं ईएमआई दे रहा हूं, 20,000 रुपया होम लोन के हिसाब से। एजुकेशन का भूल जाओ, मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं होम लोन के हिसाब से।
कोई मेरे को बता सकता है कि प्रिंसिपल वाला, होम लोन का बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल वाला और इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट्स किसमें जुड़ेगा? प्रिंसिपल वाला 80C में और इंटरेस्ट वाला 24 में। बिल्कुल सही कशिश, वेरी गुड। प्रिंसिपल वाला जुड़ेगा, ढंग से फॉलो करिएगा सब। प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट ऑफ होम लोन ये जुड़ेगा 80C के हिसाब से, ये डिडक्ट होगा 80C के हिसाब से, जिसका मैक्सिमम लिमिट क्या है बच्चों? 1.5 लाख रुपए जिसका मैक्सिमम, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए जिसका मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, ओके। और जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है होम लोन का, ये जुड़ेगा सेक्शन 24 में। एंड आई मीन जुड़ेगा मतलब क्या है कि डिडक्ट होगा सेक्शन 24 के हिसाब से, जिसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2 लाख रुपया। तो अगर आप साल में 4 लाख रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से पे किए जा रहे हो, बहुत ही बड़ा घर ले लिए हो, 4 लाख रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से पे कर रहे हो, तो 2 लाख ही बस डिडक्ट होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सो ये डिडक्शंस हमारे समाप्त हो गए। मेन ये सब का ही खेला है बच्चों, मेन ये सब का ही खेला है, ये सब का ही मेन खेला है, ये सब को आपको ठीक से लर्न करना है। स्टार मार्क कर लो यहाँ पे, स्टार मार्क, ठीक है। चलो बाय बाय, बंद कर दो उसको। हाँ, स्टार मार्क कर लो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को। इसी को माइनस माइनस कर करके अपने ग्रॉस टोटल इनकम से निकालेंगे टैक्सेबल इनकम, ठीक है। चलो भैया इतना काटने के बाद कुछ बचता भी है? बचता है डिडक्शन। बाबू तुम ऐसा बात कर रही हो, तुम ऐसा, आज मेरा स्टेटस देखना, तुम एक तो स्टेटस देखना, उसमें आई शो यू 3 CA का बुक्स, 3 CA इंटरमीडिएट का बुक्स। भैया सीए का बात मत करिए, हम सीए से उफते हुए हैं, हम सुन सुन के थक गए हैं सीए का। तो उसमें क्या है, इतने सारे डिडक्शंस है ना। और ये तो बाबू सैलरी का बात हुआ है सिर्फ, अभी बहुत बिजनेस का अलग चीज है, बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये सब, उतना ही चैलेंजिंग भी है। हाँ, इसके बाद भी बहुत कुछ बचता है, तभी गवर्नमेंट टैक्स कर, तो वो बोलती है टैक्स चोर है। ये बात सही है, ठीक है। चलो, तो ये सब को आपको ढंग से पढ़ना है बच्चों, और इजी भी है। आई होप थोड़ा बहुत तो घुस गया मार्केट में, मार्केट में नहीं, माथे में, सॉरी। 80C ढंग से फॉलो करो, 80C, 80D, 80E, 80G, 80TTA और 24। 80C, 80D, 80E, 80G, 80TTA, 24। गाओ तो कशिश, गाओ गाना। 80C, 80D, 80E, 80G, 80TTA, 24। वाह, अंशु गाना। 80C, 80D, 80E, 80G, 80TTA, 24। अर्पिता गाना। 80C, 80D, 80E, 80G, 80TTA, 24। वैभव गाना। 80C, 80D, 80E, 80G, 80TTA, 24। वेरी गुड गाइस। अरे CDE तो भैया साथ में आ गया है, CDE। F को भूल जाओ, F को भूल जाओ, G आ रहा है, TTA 24। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CDE, फिर GTTA एंड 24। 80C में बच्चों मैक्सिमम कितना डिडक्शन हो सकता है? 1.5 लाख। इसमें आपने देखे थे PPF था, EPF था, GPF था, NSC था, प्रिंसिपल ऑन होम लोन था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन था, ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन था, ठीक है। मेन चीज जो आपको यहां याद रखना है ना, वो है लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, क्योंकि डी में
कौन सा प्रीमियम लगता है बच्चों? हेल्थ insurance. इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। वेरी गुड, वेरी नाइस। 25,000 सी में लगता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डी में लगता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, डी में छूट मिल सकता है अप टू 25,000 जस्ट बाय हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। no limit. नो लिमिट, यहां कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन लोन के कौन से पार्ट में लगता है ये? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पार्ट। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। जी, 80G इज डोनेशन। 50 to 100%. हाँ, 50 to 100 नहीं, या 50% या 100%। अच्छा, ठीक है, और हाँ 50 और 100%। चलो बहुत बढ़िया। अगेन ऐसा कुछ अपर लिमिट नहीं है बोल के यहां पे। चलो ओके। TTA आ गया, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट जो मिलता है आपको। up to 10,000. 10,000, बिल्कुल सही, अप टू 10,000। 24 2 लाख। Up to 2 lakh. होम लोन का इंटरेस्ट में अप टू 2 लाख। होम लोन के इंटरेस्ट पे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो मेरा मकसद यही था कि आपको लर्न करवाना है ये, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा इनकम टैक्स के सिस्टम से। ठीक है, अगर ये सब याद नहीं होगा ना तो ठीक से क्या कब किसमें माइनस करना है कुछ माइनस नहीं कर पाओगे। मैं एक स्ट्राइकिंग चीज लिख देता हूं बस, ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर होता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर होता है, ये प्रिंसिपल ऑन होम लोन के ऊपर होता है, ई वाला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। 24 वाला किसके ऊपर होता है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। बस, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किसमें है, कौन सा किसमें नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, और एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था अपना। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो क्या है? 50,000 का सैलरी इनकम पे। फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट। बाकी सब तो अप टू था ना, ये सीधे फ्लैट है 50,000। अगर बंदा 2 लाख कमा रहा है तो भी 50,000 डिडक्शन, 20 लाख कमा रहा है तो भी 50,000 डिडक्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने इन सारे डिडक्शंस को जो भी एप्लीकेबल होगा वो माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट अपना निकलता है टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट अपना निकलता है बच्चों टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम हो गया ग्रॉस। टैक्सेबल इनकम क्या हो गया? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एग्जेम्पशंस बोलो या फिर डिडक्शंस बोलो। ग्रॉस टोटल इनकम से आप एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस जो भी जहां कहीं भी जैसे भी है सबको हटा दोगे आप लोग, तो हमें हमारा मिल जाएगा टैक्सेबल इनकम। लिख लो ये चीज। ठीक है, स्टेप्स लिख लो, इसको पकड़ लो बच्चों। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम लिख लो अपना, ये फर्स्ट स्टेप है। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के बारे में पता करना अपना सेकेंड स्टेप है। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप में आ जाएगा टैक्सेबल इनकम निकालना। थर्ड स्टेप में आ जाएगा टैक्सेबल इनकम निकालना। फोर्थ स्टेप में क्या है? फोर्थ स्टेप में अपने बात करेंगे ये इनकम, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फोर्थ स्टेप में अपने क्या है? फोर्थ स्टेप में अपने कितना टैक्स लग रहा है वो निकालेंगे। लिख लो, टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड,
tax is always calculated on किस पे टैक्स कैलकुलेट होता है? ग्रॉस टोटल इनकम की टैक्सेबल इनकम? Taxable income. टैक्सेबल इनकम। हमेशा याद रखो ये चीज, टैक्स हमेशा कैलकुलेट होगा टैक्सेबल इनकम के ऊपर, ठीक है ना? जो भी माइनस 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 करके निकल आया अपना। अब अपने अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी आपको मेन चीज से वाकिफ कराना है कि कितने टैक्सेबल इनकम में कितना टैक्स लगेगा। आ जाओ, चलो फॉलो करना। ओके, कुछ कुछ अलग अलग स्लैब रेट्स होता है। जो नॉर्मल सिटीजन है दैट इज अप टू 60 इयर्स ऑफ एज, उनका अलग टैक्स रेट सिस्टम है, और जो सीनियर सिटीजन हो गए 60 इयर्स एंड बियॉन्ड, उनका अलग टैक्स रेट होगा। तो आप लोग यहां पे लिख लो, एक ऐसे करके कॉलम बन जाएगा ये, यहां लिख लो नॉर्मल सिटीजन अप टू 60 इयर्स। नॉर्मल सिटीजन कौन हो गया? अप टू 60 इयर्स ऑफ एज। और यहां क्या हो गया? सीनियर सिटीजन। यहां क्या हो गया? सीनियर सिटीजन, दैट इज 60 प्लस इयर्स। सीनियर सिटीजन हो गया 60 प्लस इयर्स, ठीक है? सीनियर सिटीजन हो गया 60 प्लस इयर्स। ओके, आ जाओ। दोनों में और कॉलम बना लेना, दो ठो, दोनों में दो दो कॉलम और बना लो। एक हो जाएगा टैक्सेबल इनकम, यहां भी लिख लो टैक्सेबल इनकम, और एक हो जाएगा रेट, एक हो जाएगा रेट। मतलब कितना परसेंट टैक्स पे करना है, अब अपने उसका बात करेंगे, ठीक है? आ जाओ। आ जाओ। टैक्सेबल इनकम, पकड़ लो बंदे का साल का टैक्सेबल इनकम, नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम, वो तो ज्यादा ही होगा। टैक्सेबल इनकम पकड़ लो 0 to 2.5 लाख है। 0 to 2.5 लाख रुपया उसका अगर टैक्सेबल इनकम है, आफ्टर ऑल डिडक्शंस एंड ऑल, तो वो कुछ भी टैक्स पे नहीं करेगा, कुछ भी टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगर वो 2.5 लाख रुपया कमाता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का है, अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक, तब इसका 5% होता है, 5% होता है। नेक्स्ट, अगर 5 लाख से 10 लाख कमाता है, 5 लाख से अगर 10 लाख तक है, तब हो जाएगा 20%, 20%। और फिर अबव 10 लाख, अबव 10 लाख है 30%, अबव 10 लाख है 30%, ठीक है? 0, 5, 20, 30, 0, 5, 20, 30, राइट? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सभी फॉलो करो, सीनियर सिटीजन की ओर आते हैं, बूढ़े 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 लोग। सीनियर सिटीजन का भी टैक्स रेट पूरा सेम रहेगा, 0%, 5%, 20% एंड 30%। बस उनको 50,000 तक का छूट मिल जाता है एक और, जैसे 0 से 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स उनको पे करना है।
0 से 3 लाख तक 0% टैक्स। यहां 0 से 2.5 लाख तक था, यहां 0 से 3 लाख तक हो गया है। बाकी सब सेम ही रहेगा, 3 लाख से 5 लाख, फिर ये हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख, फिर ये हो जाएगा अबव 10 lakhs, ये हो जाएगा अबव 10 lakhs। ठीक है, लिख लो इसको। यहां तक सब लोग लिख लोगे तो डन बोल देना या डन लिख देना। Done. डन। हो गया भैया। कशिश बाबू, वी आर वेटिंग फॉर यू। ट्वेंटी 25 मिनट्स। कशिश हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बच्चों टैक्स के स्लैब रेट्स हैं। अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज क्या है ना, जो भी आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग को उतना समझ नहीं है अभी, तो समझ डेवलप करते हैं। आप लोग को क्या लग रहा होगा कि कोई भी अगर 10 लाख किसी का अगर टैक्सेबल इनकम है, आपके हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उसको? 3 लाख। 2 लाख ना? अच्छा 10 लाख। अच्छा हाँ 2 लाख। हमें बहुत 10 लाख का कैलकुलेट कर दिया। अगर 30%। 10 लाख उसका टैक्सेबल इनकम है, तो आप लोग के हिसाब से जो आप यहां देख पा रहे हो, आप तो 20% निकालोगे उसका। आपको लगेगा 10 लाख का 20% क्या है? 2 लाख। तो 2 लाख वो टैक्स पे करेगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं होता है इसमें। हमारा इंडियन टैक्सेशन लॉज जो है प्रोग्रेसिव टैक्स फॉलो करता है। ये आप लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में जानोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है ना, वो टैक्स आगे बढ़ता रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, आ जाओ ढंग से एक चीज देख ही लो। हम लोग बात करेंगे नॉर्मल सिटीजन का, तो इसको फॉलो कर रहे हैं। पकड़ लो, एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल लिख लो। पकड़ लो बंदे का टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम है 4 लाख रुपया। टैक्सेबल इनकम पकड़ लो, 5-6 लाख रुपया कमाता है वो, 1.5-2 लाख रुपया डिडक्शन होके 4 लाख उसका टैक्सेबल इनकम हुआ। अब टैक्स कैसे निकलता है एक्चुअली फॉलो करना ढंग से। टैक्स कैसे निकलता है फॉलो करना। ये 4 लाख में से 2.5 लाख तक बोलो तो कितना टैक्स पे करेगा वो? 0%। 0%, मतलब 0 टैक्स पे करेगा। इस 4 लाख में से, 4 लाख में से जो 2.5 लाख तक रुपया है ना, वो टैक्स फ्री है, वो टैक्स फ्री है। ठीक है। अब 2.5 लाख से 4 लाख तक, 5 लाख तो जाएंगे नहीं बिकॉज वो कमाई नहीं है उसका। 2.5 लाख से 4 लाख कितना परसेंट टैक्स पे करेगा वो? 5%। 5%। 5% ऑफ व्हाट? 5% of 4 lakh minus 2 lakh। lakh 50,000। बिल्कुल सही। जो ओवर एंड अबव होता है ना, पहला 2.5 लाख तो फ्री है यार। उस 2.5 लाख के ऊपर जो वो कमा रहा है अप टू 5 लाख, यहां पे 4 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर अप टू 4 लाख कितना कमाया एक्स्ट्रा वो? 1.5 लाख कमाया। 1.5 लाख पे 5% लगता है मित्रों, 1.5 लाख पे 5% लगता है, नॉट 4 लाख पे 5% लगेगा, 1.5 लाख पे 5% लगेगा। 7,500। 7,500 हो गया।
भैया ये बात समझ नहीं आया। ठीक है, फॉलो करो। देखो अर्पिता, 0 से 2.5 लाख तक जो वो पैसा कमाया, उसमें क्या कुछ भी टैक्स पे करेगा वो? नहीं भैया। तो 4 लाख में से 2.5 लाख तो गया, 2.5 लाख टैक्स फ्री है उसका, बाकी 1.5 लाख बचा ना, बाकी 1.5 लाख बचा। 1.5 लाख में हाँ कितना परसेंट पे करेगा वो? 5%। भाई, ठीक है भैया। 5% पे करेगा, कितना? 7,000। तो वो टोटल टैक्स कितना पे कर रहा है गवर्नमेंट को? 7,500 रुपया। टोटल टैक्स वो कितना पे कर रहा है? 7,500 रुपया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ, कोई चिंता नहीं, आराम से करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टॉपिक है ये। चलो आ जाओ, एक और एग्जांपल देखते हैं। जिसको ऐसी जहां जैसे समझनी है प्लीज मेरे को पूछना, बस अंडरस्टैंडिंग सॉलिड बनाओ। पकड़ लो, टैक्सेबल इनकम है बंदे का 10,50,000। 10,50,000। चलिए, अब टू अ लेमन क्या लगेगा? अरे 10,50,000 है, ये तो अबव 10 लाख है, अच्छा 30% टैक्स हो जाएगा इसका। बट दैट इज नॉट सो, दैट इज नॉट सो। प्रोग्रेसिव में क्या, अपने एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसमें से बताओ तो कितना पोर्शन टैक्स फ्री है? 2.5 लाख। हाँ, इसमें 2.5 लाख रुपया टैक्स फ्री है, 2.5 लाख रुपया टैक्स फ्री है। नेक्स्ट स्लैब में आओ, नेक्स्ट स्लैब क्या है? 2.5 लाख से 5 लाख। नेक्स्ट स्लैब क्या है बच्चों? 2.5 लाख से 5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख। 5% किस पे लगेगा? $2,50,000. इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 2.5 लाख से अपने 5 लाख तक जा रहे हैं, तो गैपिंग कितना है बीच में? 2.5 लाख का गैपिंग है ना, तो 5% लगेगा उस 2.5 लाख के ऊपर। 12,500. हाँ, ये कितना हो गया? 12,500। अर्पिता यहां तक क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट स्लैब में जाते हैं। नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख से 10 लाख। हाँ, तो पूरा स्लैब ही आएगा वो, क्योंकि उससे ज्यादा ही इनकम है इसका, तो पूरा ही स्लैब आएगा। 5 लाख से 10 लाख। 5 लाख से 10 लाख क्या है? 20% है। 20% ऑफ दिस अमाउंट, हाउ मच? 5 lakh. 5 लाख। 1 lakh होगा. जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक का जो पैसा है, सिर्फ उतने ही बीच का जो पैसा है, वो 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा उसमें। कितना हो गया बच्चों? ये 1 लाख रुपया हो गया, ये 1 लाख रुपया हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना बचा? 50,000 में 30% लगेगा। 50,000. 30% of 50,000. 15,000 रुपया। बिल्कुल सही। अबव 10 लाख, अबव 10 लाख कितना कमा लिया वो? 50,000 कमाया है, उस पे लगेगा 30%। 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। 30% ऑफ 50,000, ये हो गया बच्चों 15,000। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, बहुत ज्यादा। हाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। एक बार अगर नशा लग जाता है ना इसका, एक बार समझ में आ जाए, नशा लग जाए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा इसमें। ओके, टोटल इनकम की, टोटल इनकम नहीं सॉरी, टोटल टैक्स कितना हो गया बच्चों? 1,27,500. 1,27,500, ये है टोटल टैक्स। एक्चुअल में ये भी टोटल टैक्स नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ लगता है। जो कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं ना बच्चों, जिन लोग 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं पैसा, तो
तो उन लोग का ऐसे करके तो निकाल लोगे आप लोग, प्लस उन पे सरचार्ज लगता है, उन पे 10% और सरचार्ज लगता है। मतलब मेरे ख्याल से पकड़ लो, कोई आदमी अगर 50 लाख से ऊपर कमा रहा है, 50-60 लाख रुपया कमा रहा है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 20-21 लाख रुपया टैक्स में जाता है। सोचो, इससे बढ़िया कमाई नहीं उतना अपने। ठीक है, ओके, आप लोगों का तो बहुत ही सेक्लूडेड टॉपिक है, मतलब इजी इजी चीज दे दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहां तक लिख लिया सब लोग। आई डोंट थिंक और एग्जाम्पल का दरकार पड़ेगा इस चीज को समझाने के लिए। समझाने का मकसद बस यही था कि 30% ना इस पे नहीं लगेगा, 20% इस पे नहीं लगेगा, वो प्रोग्रेसिव वे में लगेगा, जो एक्सीडिंग अमाउंट है ना उस पे लगता जाएगा वो चीज। ठीक है, आ जाओ, ये हमारा फोर्थ स्टेप था, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या था? आप लोग टैक्स निकालोगे, कितना टैक्स पेएबल है वो टैक्स निकालोगे आप लोग। अब अपने आते हैं फिफ्थ स्टेप में। कम टू द फिफ्थ स्टेप नाउ। फिफ्थ स्टेप में अपने बात करेंगे रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अभी अपने को 5-7 मिनट और लगेगा, बस अभी खत्म कर देंगे ये चीज। आज मैं पूरा समझा दूंगा, नेक्स्ट डे अपने सम्स कर लेंगे। नेक्स्ट डे छोटा ही क्लास होगा, बस आज अपना मेन चीज जो था वो खत्म हो जाएगा। ओके, फिफ्थ स्टेप क्या है? अभी सब टैक्स वैक्स निकल चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। अब रिबेट क्या होता है समझो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बताता है कि एनी इंडिविजुअल अर्निंग इनकम अप टू ₹5 लाख। लिख लो, एनी इंडिविजुअल अर्निंग इनकम अप टू ₹5 लाख has to pay no tax. Any individual earning income up to ₹5 lakh has to pay no tax. The tax that is computed gets subtracted. Rebate. The tax that is computed gets subtracted. समझाऊंगा, मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग लिख लो यहां तक आराम से। पहले याद रखना, इनकम अप टू ₹5 लाख, इनकम अप टू ₹5 लाख, नो टैक्स। अप टू ₹5 लाख इज नो टैक्स। तब आप लोग बोलोगे भैया ये क्या लिखा दिए आप, ये क्या लिखा दिए? यहां पे तो आप लिखा रहे हो कि 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर कोई कमा रहा है तो उस पे 5% देना पड़ेगा। 3 लाख से 5 लाख तक अगर सीनियर सिटीजन कमा रहा है उस पे 5% देना पड़ेगा। तो उसका मैं चीज आपको बताता हूं, ढंग से फॉलो करना, ढंग से फॉलो करो। यहां पे बंदे ने कितना कमाया, माने कितना टैक्सेबल इनकम था? 4 लाख रुपया। क्या ये 5 लाख से कम है? हाँ, तो अभी जो अपने पढ़े उसके हिसाब से he has to pay no tax at all. He has to pay no tax at all. ठीक है? तो इसके बाद अगर आप लोग के पास लाइन बचा हो, एक लाइन, तो आप उसके लिख सकते हो, वहां पे लिख लो 4 लाख कमा रहा है, 5 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट बोलता है इसको रिबेट दे देंगे, हम इसको माफ कर देंगे, इसको माफ कर देंगे। तो अगर उसका टैक्स 4 लाख के हिसाब से उसका टैक्स कितना कंप्यूट हुआ? 7,500। तो इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे? इसके बाद आप लोग नीचे में क्या लिखोगे?
रीबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके नीचे आप लोग लिख लेना रीबेट अंडर सेक्शन 87A। ये पूरा का पूरा भूल चूक माफ, ठीक है। 7,500 रुपया रिबेट मिल गया। देयरफॉर टैक्स पेएबल कितना होगा? टैक्स पेएबल 0. टैक्स पेएबल कितना होगा? 0 हो जाएगा। टैक्स पेएबल कितना होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। पर दूसरा एग्जाम्पल जो लिए थे बच्चों अपने, वहां पे टैक्सेबल इनकम है 10.5 लाख। क्या यहां रीबेट का सवाल पैदा होता है? नहीं. नहीं भैया। नहीं भैया। यहां रिबेट का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा मत कर देना महारथियों, ऐसा मत कर देना कि इसको आप लोग है ना 12,500 लेस कर दोगे कि अरे भैया तो बोले थे 2.5 लाख से 5 लाख रिबेट मिल जाता है। अरे अगर वहां तक ही उसका टैक्सेबल इनकम हो तब रिबेट मिलेगा। अगर उसका टैक्सेबल इनकम ही 5 लाख से ज्यादा हो तो कुछ रिबेट नहीं मिलेगा। लूटो उसको, लूटो, सब काला पैसा है, लूटो, ठीक है। तो रिबेट हमेशा मिलता है अगर 5 लाख तक का ही इनकम हो आपका। 2.5 लाख तक हो तो टैक्स ही नहीं बनता है। 5 लाख तक इनकम हो तो टैक्स तो बनता है, गवर्नमेंट क्या है? माइनस कर देता है। लो बेटा छोड़ो, तुमसे क्या टैक्स लेंगे हम, ठीक है। चलो लास्ट स्टेप आ गया, एकदम लास्ट स्टेप है, पिंकी प्रॉमिस। सिक्स्थ स्टेप क्या हो गया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये होता है 4% ऑफ टैक्स पेएबल। ये होता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट यूनियन बजट, ये 4% ऑफ टैक्स पेएबल होता है। ये एकदम लास्ट में जोड़ेंगे, एकदम लास्ट में, ठीक है। जो भी टैक्स वैक्स अपना कंप्यूट हो गया, अगर रिबेट है तो उसको हटा दिए तो टैक्स ही नहीं बनता है। खैर, तो जो भी फाइनल टैक्स अमाउंट आता है, फाइनल टैक्स अमाउंट, नॉट टैक्सेबल इनकम, फाइनल टैक्स अमाउंट जो आता है उसमें अपने 4% और ऐड कर देते हैं। सोचो, अर्पिता बोल रही थी सिर्फ माइनस 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 ही करेंगे क्या? देखो ऐड 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 भी कर दिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भैया हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर। तो 4% अपने HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तब वो फाइनल अमाउंट मिल जाता है। लाइक अगर अपना ये टैक्स है 1,27,500, सपोज टैक्स हो गया 1,27,500, इसका निकाल लो HEC कितना होगा? 5,100. 5,100 होगा, ठीक है। अब टोटल पक्का, इसके आगे कुछ नहीं, टोटल टैक्स पेएबल अब हमारी जेब से कितना जाने वाला है? 1,32,600. 1,32,600। ये फुल एंड फाइनल अमाउंट है जो हमारे जेब से जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। और तो आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है ये, ठीक है। अब सब फटाफट 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 एक स्टेप लिख लो, एक फ्लो चार्ट फटाफट लिख लो, ताकि आपको एकदम परमानेंटली माथा में बैठ जाए। आ जाओ यहां तक। सर ये HEC सरचार्ज है क्या? नहीं, ये सरचार्ज नहीं बाबू, तुम लोग के सिलेबस में सरचार्ज नहीं है। नहीं तो जो टैक्स पे हो रहा था, टैक्स पे होने के ऊपर और सरचार्ज लगता, फिर रिबेट माइनस होता तो रिबेट माइनस हो जाता, जो कि माइनस होगा नहीं बिकॉज सरचार्ज लग रहा है भैया। तो पहले टैक्स कैलकुलेट होता, फिर सरचार्ज लगता, उसके ऊपर फाइनल अमाउंट पे लगता HEC, ठीक है।
हाँ ठीक है। मतलब HEC इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। पूरा प्लस माइनस करने के बाद जो भी कुछ बच रहा है उस पे HEC लगेगा। चलो सरचार्ज भी ऐड होता। सरचार्ज भी ऐड होता है। नेट में सर्च मारना गाइस, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, नेट में सर्च मारना कि सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, तो वहां पे दिखा देगा आप लोगों को कि जो 50 लाख से ऊपर कमा रहे उन लोग को पूरे इनकम टैक्स पे 10% देना है। जो 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं उनको 20% देना है। एक्स्ट्रा बात है ये, एक्स्ट्रा चीज का बात हो रहा है। सर्च मारना नेट में सब लोग, ठीक है। आ जाओ, एक फाइनल चीज लिख लो बच्चों, फाइनल कंक्लूडिंग अपना फ्लो चार्ट। फाइनल फ्लो चार्ट सबसे पहले आता है ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले आता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे क्या चीज, बोलो तो। डिडक्शंस। हाँ, एग्जेम्पशंस और डिडक्शन जो है वो आप लोग माइनस कर दो, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा बच्चों टैक्सेबल इनकम। उसके बाद आपको मिलेगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में अब आप लोग क्या कंप्यूट करोगे? टैक्स कंप्यूट करोगे। क्या कंप्यूट करना है अपने को? टैक्स कंप्यूट करना है। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। टैक्स कंप्यूट करना है अपने को। इसके बाद क्या होगा? माइनस होगा। क्या माइनस करोगे? रिबेट। हाँ, टैक्स में से अपने क्या माइनस करते हैं? रिबेट। इफ टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ठीक से लिख लेना इसको। टैक्स में से आप लोग माइनस करोगे रिबेट अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने ऐड कर देंगे। उसके बाद अपने ऐड कर देंगे HEC। उसके बाद अपने ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर जाके फाइनली बाबा, फाइनली टोटल टैक्स पेएबल। उसके बाद जाके फाइनली हमें हमारा ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जो कि फिलहाल येलोड है यहां पे, टोटल टैक्स पेएबल। बना लो। ये क्लीन एंड क्लियर क्रिस्प एकदम अपना फ्लो चार्ट बन गया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। उम्मीद है सबको क्लास समझ में आया है, सब कुछ क्लियर था। पूरा क्लियर था भैया। हाँ सर। बहुत हाँ भैया। Okay, that's all for today guys. Thank you so much. Hope you all have a nice day.